कल्पना कीजिए एक 17 साल के लड़के की। एक ऐसा लड़का जो ग्रामीण इलाके से आता है, जिसने 13 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया था। और उसकी जेब में शायद पैसे भी बिल्कुल नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, उसे अंग्रेजी का एक भी शब्द नहीं आता था। इस हालत में वो अमेरिका पहुंचता है। कोई भी सोचेगा कि ऐसे व्यक्ति को नई जगह और नई भाषा के माहौल में ढलने में मतलब सालों लग जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, किसी के लिए भी ये बहुत डरावना हो सकता है। हाँ, लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद बिना किसी ट्यूटर को एक भी पैसा दिए वो लड़का बिल्कुल मूल निवासियों यानी नेटिव स्पीकर्स जैसी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहा था। और यही वो बिंदु है जहां से हमारी आज की ये गहन चर्चा इतनी दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि देखिए, ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि भाषा सीखने के विज्ञान और इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत ही सटीक तालमेल था। सही कहा। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम कीन जियो की किताब टॉक इंग्लिश के स्रोत दस्तावेजों की गहराई में उतरेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर उस लड़के ने ऐसा क्या किया जो सालों तक ग्रामर की किताबें रटने वाले लोग भी नहीं कर पाते। बिल्कुल, क्योंकि लोग अक्सर भाषा सीखने को एक गणित के सवाल की तरह देखते हैं कि नियम याद कर लो, डिक्शनरी से 1000 शब्द रट लो और बस काम हो गया। हाँ, लेकिन असल जिंदगी में जब किसी के सामने बोलने की बारी आती है तो वो सारी किताबी तैयारी धरी की धरी रह जाती है, शब्द गले में ही अटक जाते हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। इस स्थिति को हम एक तरह का निदान का धुंधला पानी कह सकते हैं, जहां सीखने वाले को खुद समझ नहीं आता कि उसे सब कुछ पता होने के बावजूद वो बोल क्यों नहीं पा रहा है। बिल्कुल। केन जियो की ये किताब पारंपरिक तरीकों को पूरी तरह से नकारती है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या पढ़ना है, बल्कि ये इस बात का पर्दाफाश करती है कि भाषा को हमारा मस्तिष्क कैसे प्रोसेस करता है और हमारे दिमाग अनुवाद के जाल में कैसे फंसता है ये भी। तो चलिए इस कहानी के सबसे बुनियादी हिस्से यानी उस क्यों से शुरुआत करते हैं। केन की पृष्ठभूमि बहुत अहम है। हाँ, 7 साल की उम्र में कुएं से पानी लाना, खेतों में काम करना और फिर अमेरिका आकर एक रेस्टोरेंट में काम करना। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उसका रोजाना का सफर। घर से काम तक सबवे ट्रेन में 1 घंटा 54 मिनट लगते थे और उसने उस भारी शोरगुल वाले सफर को ही अपना क्लासरूम बना लिया। क्या बात है! मतलब ये सिर्फ एक प्रेरणादायक कहानी से कहीं बढ़कर है। निश्चित रूप से, अगर हम इस कहानी के मनोवैज्ञानिक पहलू को समझें तो ये प्रेरणा बनाम मजबूरी का बहुत बड़ा उदाहरण है। प्रेरणा बनाम मजबूरी, थोड़ा और समझाइए। देखिए, लोग अक्सर प्रेरणा या मोटिवेशन तलाशते हैं कि आज एक वीडियो देख लिया तो 2 दिन खूब मन लगाकर पढ़ाई कर ली। हाँ, और तीसरे दिन वो मोटिवेशन हवा हो जाता है। बिल्कुल, प्रेरणा बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ होती है मजबूरी, या जिसे हम डेस्परेशन कहते हैं। जब किसी के सामने स्थिति ऐसी हो कि बिना वो भाषा सीखे जीवन में आगे बढ़ना या यहाँ तक कि सरवाइव करना भी नामुमकिन हो, तो दिमाग एक अलग ही स्तर पर काम करने लगता है। तो मतलब सीखने के लिए टैलेंट से ज्यादा उस दबाव की जरूरत होती है। 100%। भाषा सीखने के लिए किसी जन्मजात प्रतिभा की नहीं, बल्कि इसी तरह के एक अटल लक्ष्य और डेस्परेशन की आवश्यकता होती है। ये बात तो बहुत स्पष्ट हो गई। लेकिन स्रोत सामग्री में एक और घटना का जिक्र है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। कौन सी घटना? केन ने अपनी अंग्रेजी सुधारने की ठानी और उसने 60 किताबें पढ़ी। 60। और ये सभी किताबें नेटिव स्पीकर्स द्वारा लिखी गई थीं, यानी उन लोगों ने लिखी थी जिनकी मातृभाषा ही अंग्रेजी थी। तो कोई भी सोचेगा कि ये तो सबसे सही तरीका है सीखने का। हाँ, मुझे भी यही लगा। लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। उसे कोई खास फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उसने अपना रास्ता बदला और सफल गैर नेटिव स्पीकर्स की लिखी, मतलब जिन्होंने बाद में अंग्रेजी सीखी थी, उनकी केवल 10 किताबें पढ़ीं। और तब जाके उसे सफलता मिली। बिल्कुल। ऐसा क्यों? नेटिव स्पीकर्स की किताबों में ऐसा क्या गलत था? गलत कुछ नहीं था, बल्कि उनमें सबसे जरूरी चीज ही गायब थी। इसे इस तरह समझिए, अगर किसी मछली से पूछा जाए कि पानी में कैसे तैरते हैं, तो वो क्या बताएगी? वो तो बस तैरती है, उसे क्या पता। बिल्कुल, उसके लिए तो तैरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। उसने कभी इसके नियम बैठकर नहीं सीखे। ठीक है, स्थिति नेटिव स्पीकर्स की होती है। उन्होंने बचपन में बस सुनकर और नकल करके भाषा सीखी होती है। ओह, तो इसलिए वे अपनी किताबों में ग्रामर और वाक्यों की संरचना पर इतना जोर देते हैं। सही पकड़े। लेकिन जो सफल गैर नेटिव स्पीकर्स थे, उनकी किताबों से एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट सामने आया,
और वो रहस्य सिर्फ एक वाक्य का था। जो सुनते हो उसे बार बार दोहराओ। एक मिनट, सिर्फ दोहराने से कोई नई भाषा कैसे सीख सकता है? ये तो बहुत ही साधारण सी बात लगती है। ये सुनने में साधारण है, लेकिन इसका तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस बहुत गहरा है। अच्छा। हाँ, गैर नेटिव स्पीकर्स जानते हैं कि एक नई उम्र में भाषा सीखने की सबसे बड़ी बाधा ग्रामर का ज्ञान नहीं है, बल्कि वो है मांसपेशियों की याददाश्त या मसल मेमोरी। मसल मेमोरी? जीभ और होंठों की। जी। जो सुना है उसे तब तक दोहराना जब तक कि आपके होंठ, जीभ और गले की मांसपेशियां उस ध्वनि को बिना सोचे पैदा करने की अभ्यस्त न हो जाएं। यहाँ मुझे मार्शल आर्ट्स या कुंग फू का ख्याल आ रहा है। ये ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति घर बैठे कुंग फू की 100 फिल्में देख लें और सारी किताबों से पंच मारने के कोण या नियम पढ़ लें। क्या वो सड़क पर जाकर किसी असली लड़ाई में जीत पाएगा? बिल्कुल नहीं जीत पाएगा। हाँ, क्योंकि जब तक वो अपनी मांसपेशियों को हजारों बार एक ही पंच मारने की ट्रेनिंग नहीं देगा, तब तक उसका शरीर सही समय पर प्रतिक्रिया नहीं करेगा। जी। सिर्फ नियम पढ़ने से कुछ नहीं होता। गले और जीभ की मांसपेशियों को जिम की तरह ट्रेन करना पड़ता है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने, और यही कारण है कि किताब में जो माई फ्लुएंट इंग्लिश फॉर्मूला दिया गया है, हाँ। उसके तहत एक्शन प्लान पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक ट्रेनिंग पर आधारित है। हाँ, इस फॉर्मूले के 3 चरण हैं: लक्ष्य निर्धारित करना, कार्यवाही करना और डटे रहना। और जब हम कार्यवाही करने वाले हिस्से में आते हैं, जिसे स्रोत में द 9 एक्शंस कहा गया है, तो उसका पहला और दूसरा कदम बहुत स्पष्ट है। ऑडियो को सुनना और उसे तुरंत दोहराना। तुरंत दोहराना मतलब अगर कोई नेटिव स्पीकर का ऑडियो सुन रहा है तो उसे खत्म होने का इंतजार नहीं करना है। नहीं, इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। जैसे ही आवाज कान में पड़े उसे उसी क्षण अपने मुंह से निकालना है। इसे हम शैडोइंग तकनीक भी कहते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि दिमाग को सोचने का समय ही न मिले। लेकिन मुझे यहाँ एक गंभीर आपत्ति है। एक्शन 6 में एक नियम है जो कहता है कि अर्थ को नजरअंदाज करें। 1 मिनट रुकिए। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है। बहुत अजीब लगता है। अगर किसी को पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहा है तो वो बात कैसे करेगा? ये तो मतलब बिना समझे रट्टा मारने जैसी बात हो गई ना। मुझे ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मैं समझ सकता हूँ कि ये नियम इतना अटपटा क्यों लगता है। कोई भी समझदार व्यक्ति हमेशा तर्क और अर्थ खोजता है, लेकिन जरा रुक कर सोचिए कि जब हम अर्थ समझने की कोशिश करते हैं तो असल में दिमाग में क्या होता है। क्या होता है? मान लीजिए किसी ने अंग्रेजी में एक वाक्य सुना, उसका दिमाग पहले उसे उसकी मातृभाषा में अनुवाद करेगा। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। फिर वो मातृभाषा में ही अपना जवाब सोचेगा। फिर उस जवाब को वापस अंग्रेजी में अनुवाद करेगा, व्याकरण के नियम चेक करेगा और तब जाकर अपने मुंह से शब्द निकालेगा। बाप रे! और इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 5 से 10 सेकंड लग जाएंगे। और तब तक सामने वाला व्यक्ति इंतजार करता रहेगा। मतलब बातचीत का प्रवाह ही टूट जाएगा। बिल्कुल। इसी 4 कदम की प्रक्रिया को अनुवाद का जाल या ट्रांसलेशन ट्रैप कहते हैं। ये दिमाग में एक तरह का ट्रैफिक जाम लगा देता है। ओह, तो इसलिए अर्थ को नजरअंदाज करना जरूरी है। जी, जब हम अर्थ को नजरअंदाज करने को कहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको जिंदगी भर अर्थ नहीं समझना है। इसका मतलब ये है कि शुरुआत में अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ ध्वनि की नकल करने पर लगानी है। तो मतलब फोकस सिर्फ आवाज पर होना चाहिए। हाँ, जब कोई अर्थ नहीं सोचता तो वो अनुवाद नहीं करता, वो सिर्फ आवाज के उतार चढ़ाव की नकल करता है। जब एक बार बिना रोके ध्वनियां मुंह से निकलने लगती हैं तो दिमाग धीरे धीरे संदर्भ के अनुसार अर्थ को स्वाभाविक रूप से खुद ही जोड़ने लगता है। जैसे एक छोटा बच्चा सीखता है। बिल्कुल। एक बच्चा ग्रामर नहीं सोचता, वो सिर्फ अपने माता पिता की ध्वनियों की नकल करता है। ये तो वाकई नजरिया बदलने वाली बात है। मैं तो हैरान हूं। इसका मतलब है कि लोग भाषा को एक विषय की तरह पढ़ रहे थे, जबकि ये एक आदत है जिसे शारीरिक रूप से विकसित करना है। सही कहा। इसके अलावा एक्शन 3 और 8 में अपनी आवाज को रिकॉर्ड करने पर बहुत जोर दिया गया है। स्रोत सामग्री कहती है कि मूल ऑडियो से अपनी रिकॉर्डिंग की तुलना करना सबसे अहम हिस्सा है। रिकॉर्डिंग एक क्रूर लेकिन सच्चे आईने की तरह काम करता है। हम अक्सर अपने दिमाग में सोचते हैं कि हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमारा उच्चारण एकदम परफेक्ट है। हाँ, मन में तो हम सब अंग्रेज होते हैं। लेकिन जब कोई अपनी आवाज रिकॉर्ड करके उसे असली नेटिव स्पीकर की आवाज के साथ तुरंत बजाकर सुनता है तो उसे अचानक पता चलता है कि उसका लहजा, शब्दों का खिंचाव और प्रवाह कितना अलग है। तो ये तो एक तरह से रियलिटी चेक हो गया। हाँ, और ये किसी भी टीचर से ज्यादा सटीक फीडबैक है। जब तक आपकी रिकॉर्डिंग नेटिव स्पीकर के ऑडियो से पूरी तरह मेल ना खा जाए तब तक उसे दोहराते रहना होता है।
और गति या स्पीड को लेकर एक्शन 9 में जो बात कही गई है वो भी बहुत व्यावहारिक है। ये कहता है कि अभ्यास सामग्री की गति को अपने स्तर के अनुसार एडजस्ट करना चाहिए। गति को एडजस्ट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ऑडियो बहुत तेज लग रहा है तो ऐसी सामग्री चुने जो थोड़ी धीमी हो। अगर वो बहुत आसान लग रही है तो तेज गति वाली सामग्री चुने। यानी जस्ट राइट या बिल्कुल सही चुनाव करना है। हाँ, क्योंकि अगर सामग्री बहुत तेज होगी तो इंसान निराश हो जाएगा और बहुत धीमी होगी तो सुधार नहीं होगा। ये बिल्कुल एक सीढ़ी चढ़ने जैसा है। सीढ़ी चढ़ने जैसा। जी, जैसे जैसे होंठों और जीभ की मांसपेशियां तेज गति में मुड़ने की अभ्यस्त हो जाती हैं, वैसे वैसे अभ्यास सामग्री की गति बढ़ानी होती है। चलिए अब इस चर्चा के सबसे चुनौतीपूर्ण और सच कहूं तो मेरे पसंदीदा हिस्से की ओर बढ़ते हैं। स्रोत दस्तावेज में एक बहुत ही मजेदार लेकिन गहरी बात कही गई है, चिकन थ्रोट बनाम ओपन थ्रोट। ये एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। मैंने हमेशा ये गौर किया है कि जब भी लोग कोई नई भाषा बोलने की कोशिश करते हैं तो उनकी आवाज़ अचानक से बहुत धीमी हो जाती है। वे फुसफुसा कर बोलते हैं या उनका गला दबा हुआ लगता है। ऐसा क्यों होता है? ये एक विशुद्ध मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है जिसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। अच्छा, कैसे? जब कोई नई भाषा बोलता है तो उसके अवचेतन मन में गलतियां करने का या दूसरों द्वारा जज किए जाने का एक गहरा डर होता है। इस डर और झिझक के कारण व्यक्ति अनजाने में अपने गले की मांसपेशियों को सिकोड़ लेता है। तो सांस उथली हो जाती है। बिल्कुल। इसी सिकड़े हुए गले को किताब में चिकन थ्रोट कहा गया है। जब कोई इस तरह बोलता है तो आवाज में वो गूंज या रेजोनेंस नहीं आ पाता जो नेटिव स्पीकर्स में होता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। यानी दिक्कत भाषा में नहीं बल्कि डर के कारण गले के सिकुड़ने में है। तो फिर इसका समाधान क्या है? ये ओपन थ्रोट तकनीक क्या है? ओपन थ्रोट का मतलब है शरीर के डायाफ्राम या पेट की मांसपेशियों से हवा को बाहर धकेलते हुए स्पष्ट और पूरी आवाज में बोलना। मतलब खुलकर बोलना। हाँ, जब कोई अपना गला खोलकर पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलता है तो फेफड़ों से पूरी हवा बाहर आती है। इससे आवाज गहरी, स्पष्ट और स्वाभाविक लगती है। और शायद इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। सबसे मजेदार बात यह है कि अगर कोई ओपन थ्रोट तकनीक से बोल रहा है और बीच में कोई छोटी व्याकरण की गलती कर भी देता है तो भी सुनने वाले को उसका आत्मविश्वास देखकर लगेगा कि वो उस भाषा पर पूरी पकड़ रखता है। मतलब डर को शारीरिक रूप से हावी मत होने दो। बेहतरीन। एक और चीज जो स्रोत में साफ तौर पर एक बड़ी चेतावनी के रूप में दी गई है वो है एक्सेंट या लहजे का चुनाव। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं। किताब सख्त हिदायत देती है कि कभी भी ब्रिटिश और अमेरिकन अंग्रेजी को मिलाने की कोशिश ना करें। मुझे लगा था कि जब तक अंग्रेजी सही है लहजे से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि भाषा सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है, ये एक धुन है, एक लय है। किताब बहुत सही कहती है कि कोई भी दो नावों पर एक साथ सवारी नहीं कर सकता। दोनों के तरीके अलग हैं। बिल्कुल। ब्रिटिश अंग्रेजी की अपनी एक लय, अपना एक ठहराव होता है, जबकि अमेरिकन अंग्रेजी का प्रवाह बिल्कुल अलग होता है। अगर कोई इन दोनों की ध्वनियों को मिलाने की कोशिश करता है तो भले ही उसके शब्द डिक्शनरी के हिसाब से 100% सही हों, लेकिन वो किसी भी नेटिव स्पीकर के कानों को बहुत अजीब और अस्वाभाविक लगेगा। तो मतलब एक ही रास्ते पर चलना है। इसलिए सबसे पहले एक एक्सेंट का चुनाव करना जरूरी है और फिर केवल उसी के ऑडियो सुनने और अभ्यास करने चाहिए। अस्वाभाविक लगने की बात से मुझे स्रोत में दिए गए एक कमाल के उदाहरण की याद आ गई। ये किताबी अंग्रेजी बनाम असली अंग्रेजी की बहस को बहुत अच्छे से सुलझाता है। अब आता है इट्स माई प्लेजर टू मीट यू। अगर व्याकरण की किताब से पूछें तो ये 100% सही है। बिल्कुल सही है, लेकिन असली दुनिया में कोई भी इंसान ऐसे बात नहीं करता। हाँ, मुझे भी यही लगा। अगर आज के समय में सड़क पर या ऑफिस में कोई किसी से ऐसे बात करेगा तो ऐसा लगेगा जैसे वो 19वीं सदी के किसी नाटक से निकल के आया है। ये बहुत ही औपचारिक और मशीनी लगता है। ठीक कहा। असली दुनिया में संवाद बहुत छोटे और सहज होते हैं। जैसे डैन मीट बिल, हाउ इज गोइंग बिल। ध्यान दें, यहाँ हाउ इज इट गोइंग की जगह सिर्फ हाउ इज गोइंग कह दिया गया। और व्याकरण के हिसाब से शायद ये अधूरा लगे, लेकिन असल दुनिया की बातचीत में यही वास्तविकता है। इसीलिए स्रोत सामग्री का जोर इस बात पर है कि शेक्सपियर की किताबें पढ़ने के बजाय असली लोगों की बातचीत सुने। और इसके लिए नेटिव स्पीकर्स द्वारा रिकॉर्ड की गई वास्तविक जीवन की परिस्थितियों वाले ऑडियो बहुत काम आते हैं। इसके अलावा समाचार चैनल,
या न्यूज़ पॉडकास्ट सुनना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि वहाँ लोग प्राकृतिक गति और प्राकृतिक लहजे में असली दुनिया की बातें कर रहे होते हैं। अब मन में ये सवाल उठता है कि इस सब का वास्तविक जीवन में क्या उपयोग है? जो लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि मेरे पास तो नई भाषा सीखने का समय ही नहीं है। केन की कहानी उनके लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है। सही कहा। केन ने हमें सिखाया कि डेड टाइम या मृत समय को कैसे जिंदा किया जाए। हमारे दिन में ऐसे कई घंटे होते हैं जहां हमारा शरीर व्यस्त होता है लेकिन दिमाग खाली होता है। जैसे रोजाना का सफर। केन ने उस सबवे ट्रेन के शोर का फायदा उठाया। वहां इतनी तेज आवाज होती थी कि वो पूरे ओपन थ्रोट के साथ चिल्लाकर अभ्यास कर सकता था और किसी को पता भी नहीं चलता था। और कार चलाते समय भी। हाँ, कार एक बंद केबिन की तरह है जहां कोई भी फुल वॉल्यूम में प्रैक्टिस कर सकता है। खाना बनाते समय दिन के वो 40-50 मिनट, या फिर केन का बोइंग कंपनी के कारखाने में काम करना। वहां मशीनों का इतना शोर था कि उसने उस शोर को अपनी झिझक छुपाने के लिए एक ढाल बना लिया। ये टाइम मैनेजमेंट का सबसे चरम और शानदार रूप है। सच में? इस प्रक्रिया में तकनीक भी एक बड़ा हथियार बन सकती है। जो लोग बहुत शोरगुल वाले माहौल में अभ्यास करना चाहते हैं, उनके लिए ओवर द ईयर नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स जैसे कि ऑडियो टेक्निका या बोस के हेडफोन्स बहुत मददगार साबित होते हैं। वो बाहर की आवाज रोक देते हैं। हाँ, ये बाहरी शोर को 70 से 90% तक कम कर देते हैं, जिससे व्यक्ति को सिर्फ अभ्यास का ऑडियो सुनाई देता है। लेकिन स्रोत में इसके साथ एक बहुत ही अहम चेतावनी भी जोड़ी है। तकनीक अच्छी है, लेकिन जब भी संभव वो शांत वातावरण में बिना किसी हेडफोन के अभ्यास करना ही सबसे बेहतरीन तरीका बताया गया है। बिल्कुल, और इसका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। वो क्या? अब जब हम हेडफोन पहनकर बोलते हैं तो हमें अपनी खुद की आवाज सही तरीके से सुनाई नहीं देती। भाषा सीखने में सबसे जरूरी चीज है फीडबैक लूप। फीडबैक लूप? जी। जब कोई बिना हेडफोन के बोलता है तो वो अपनी आवाज को हवा में गूंजते हुए सुनता है, जो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा सामने वाला व्यक्ति सुनेगा। इसी से उसे पता चलता है कि उसका लहजा या उच्चारण सही है या नहीं। ये बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी बात है। अब अगर इस पूरी मेहनत और सफलता के पीछे के मास्टरमाइंड सिद्धांत की बात करें तो स्रोत सामग्री में 80-20 के नियम का बहुत ही प्रभावशाली तरीके से जिक्र किया गया है। और ये नियम क्या कहता है? ये कहता है कि सफलता का 80% हिस्सा आपके लक्ष्य की मजबूती पर निर्भर करता है और सिर्फ 20% हिस्सा आपकी वास्तविक मेहनत या रणनीति पर। ये तो वही बात है जहां से हमने आज की चर्चा की शुरुआत की थी, प्रेरणा बनाम मजबूरी। बिल्कुल। अगर वो 80% वाला दृढ़ लक्ष्य वो आगंदर नहीं है, तो बाकी 20% का जो प्रयास है, चाहे वो ऑडियो सुनना हो या रिपीट करना हो, इंसान उसे कुछ ही दिनों में छोड़ देगा। हाँ, इस 80% वाले हिस्से को समझाने के लिए स्रोत में 2 बहुत ही जबरदस्त कहानियां दी गई हैं, जिन्होंने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। पहली कहानी IBM के थॉमस वॉटसन की है, जिन्हें अपनी पुरानी कंपनी से निकाल दिया गया था। हाँ, उन्हें NCR से बुरी तरह निकाल दिया गया था। वो बेइज्जती उनके लिए एक ऐसा लक्ष्य बन गया कि उन्होंने IBM जैसी विशाल कंपनी खड़ी कर दी। और दूसरी कहानी टिम वॉटरस्टोन की है, जो शायद और भी ज्यादा प्रेरणादायक है। बिल्कुल। टिम वॉटरस्टोन को WH स्मिथ नाम की कंपनी से निकाल दिया गया था। उन्होंने अपना खुद का बुक स्टोर खोलने का फैसला किया। और उन्हें शुरुआत में कितनी मुश्किलें आई? बहुत ज्यादा। इसके लिए वे 9 अलग-अलग बैंकों के पास लोन लेने गए। सोचिए, एक बैंक ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनका बिजनेस प्लान इतना घटिया है कि वे इसे अपने नए कर्मचारियों को एक खराब उदाहरण के तौर पर दिखाएंगे। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा अपमान था। कोई भी आम इंसान इस अपमान के बाद टूट जाता, लेकिन टिम डटे रहे। उन्होंने पैसे जुटाए, वॉटरस्टोन्स नाम से अपनी कंपनी खड़ी की। और सालों बाद जो हुआ वो इतिहास है। हाँ, उन्होंने अपनी ही उस पुरानी कंपनी WH स्मिथ के बड़े हिस्से को 47 मिलियन पाउंड में खरीद लिया, जिसने उन्हें कभी निकाला था। ये होता है जब मजबूरी एक अजेय लक्ष्य बन जाती है। भाषा सीखने का सफर भी इसी स्तर की जिद और दृढ़ता की मांग करता है। केन के लिए वो दृढ़ता अपनी गरीबी से बाहर निकलना और समाज में अपनी जगह बनाना था। तो आज की इस गहरी और विस्तृत चर्चा से हमने जो सबसे महत्वपूर्ण बातें सीखी वो क्या हैं? सबसे पहले ये तय करना जरूरी है कि कौन सा एक्सेंट सीखना है, ब्रिटिश या अमेरिकन, और फिर उसी पर टिके रहना है। और दूसरी बात, अपनी झिझक को दूर फेंके और ओपन थ्रोट तकनीक का इस्तेमाल करें, यानी पूरी सांस के साथ गहरी और आत्मविश्वास से भरी आवाज में बोलें। और सबसे बड़ी बात, जिसने भाषा सीखने के हमारे पूरे नजरिए को पलट दिया, शुरुआत में अनुवाद के जाल से बचें।
शब्दों के अर्थ को लेकर ज्यादा दिमाग ना लगाएं, बल्कि सिर्फ ध्वनियों को तुरंत और बिना रोके दोहराने की आदत डालें। बिल्कुल, ये आपके दिमाग को अनुवाद करने से रोकेगा और सीधे बोलने की प्रतिक्रिया विकसित करेगा। और अंतिम चीज, फॉर्मूले का तीसरा कदम, फॉलो थ्रू या डटे रहना। अगर रोजाना डेड टाइम का इस्तेमाल करके अभ्यास किया जाए और हर दिन खुद में सिर्फ 1% का भी सुधार किया जाए, तो कुछ ही महीनों में नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। सही कहा। अगर एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का 17 साल का लड़का बिना पैसों के ये कर सकता है, तो यकीनन सही तरीके से कोई भी ये कर सकता है। इस पूरी बातचीत को हम स्रोत सामग्री के सार से निकले एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ समाप्त कर सकते हैं। वो क्या है? जरा सोचिए, अगर किसी नई भाषा में महारत हासिल करने का सबसे तेज और असली रहस्य ये है कि हम अर्थ को नजरअंदाज करें और एक छोटे बच्चे की तरह बिना अनुवाद किए सिर्फ ध्वनियों की प्राकृतिक नकल करें। हाँ। तो हम वयस्कों के रूप में ऐसी और कौन-कौन सी कलाएं या कौशल हैं जिन्हें हम सिर्फ इसीलिए नहीं सीख पा रहे हैं क्योंकि हम उन्हें स्वाभाविक रूप से महसूस करने के बजाय अपने दिमाग से उनका बहुत ज्यादा तार्किक विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। क्या हमारा अपना ज्ञान और तर्क ही हमारे सीखने के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार है? ये यकीनन खुद से पूछने के लिए और गहराई से सोचने के लिए एक बहुत ही शानदार विचार है।